अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अजीज साथियों, अजीज तलबा, आप या तो आप 12th की तैयारी कर रहे हो या फिर आप स्टेट 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसलिए कि हम इसमें नज्म की दुनिया में दो नज्म निगार बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, आप पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे और आपके सामने एक चैप्टर है 12वीं क्लास में, 12वीं के निसाब में, जो +2 के 12th के लिए टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जो इस बार सेंटर स्टूडेंट है 12वीं क्लास के उनके लिए है। ये देखिए, एक है रजा नकवी वाही साहब और एक है आपको आलोक धनबा। ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों बहुत मशहूर मारूफ नज्म निगार हैं। हम एक एक करके दोनों के बारे में एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि रजा नकवी वाही साहब का क्या रोल रहा, क्या किरदार रहा इनका, और उसके बाद जानेंगे कि आलोक धनवा का भी रोल क्या रहा उर्दू की दुनिया में। आइए थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट में हम लोग इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बातें करें, थोड़ा समझने की पूरी कोशिश करें और उसको याद रखने की भी कोशिश करें। उससे पहले मैं आप उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो अपने मंजिल की तरफ गामजन है कि आप होशियार रहें, आप उनके तौर तरीके में ना जिए जो अपने जिंदगी को कुएं में धकेलना चाहते हैं, दलदल में धकेलना चाहते हैं। आप अपने आप को सेपरेट होकर के उनकी जिंदगी जैसा जिए जो बहुत आले पैमाने की मेहनत करके वहां पहुंच चुके हैं, है ना जी। ऐसा ना हो कि आप बीच मझधार में हैं और वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे, नहीं, आप बहुत आगे जा चुके हैं, वापस नहीं आना है आपको उस पार जानी है, आपको नैया पार लगानी है। उसके लिए एक ही शर्त है और वो है मेहनत, मेहनत, मेहनत। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं होता लाइफ में कामयाब होने के लिए। इसलिए मेरे भाई अजीज तलबा, अपने आप को संजोइए कि मैं जिस परिवार का हूं ना, उस परिवार में हमें अच्छा करना है, उस परिवार को हमें अपग्रेड करना है, हमें ऊपर ले जाना है। हमारे जो आबा अजदाद किए हैं उससे ऊपर जाकर के हमें बैठनी है, नहीं। और ये कब होगा? ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। अपने बुरे दोस्तों का संगत छोड़ दीजिए, आप कामयाब हो जाओगे जी। जब तक तुम बुरे संगत की सोहबत में हो, भाई मैं आपसे कह दे रहा हूं कि अपना आप टिकट कटा लें कि मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, वापस घर चलना पड़ेगा हमें। जी हाँ, आप कहीं भी हैं, आप होशियार रहें, सतर्क रहेंगे ना, तो आपको मंजिल मिलेगी। नहीं आज मिलेगा, 6 महीना बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। जी हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं रजा नकवी साहब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इनके जो जितने भी नज्म है ना, बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उर्दू की दुनिया में ये दोनों साहब जो हैं, आलोक धनवा और रजा नकवी वाही, इस दोनों के बारे में, दोनों के चैप्टर में से तो 1-2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, है ना। चलिए जानते हैं हम लोग रजा नकवी वाही के बारे में। और इनकी जो लिखी हुई एक नज्म है आपके निसाब में, यानी 12वीं के निसाब में, वो क्या है? मारका जहेज व दीन महर। जी, यही चैप्टर है इनका। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मारका जहेज व दैन महर किसकी लिखी हुई नज्म है? तो ये रजा नकवी वाही साहब की लिखी हुई है। और यहां जो देख रहे हैं ना आप, ये वाही के बारे में बता दें कि ये इनका तखल्लुस है। पिछले बार अभी जो एग्जाम हुआ 12th क्लास का, उससे पिछले वाले में पूछा था ये क्वेश्चन कि वाही किसका तखल्लुस है। तो होता क्या है बच्चों में कि शुरू का चैप्टर तो याद रहता है, लेकिन बीच या लास्ट इसमें बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये वाही कौन है। तो वाही समझ लें कि वाही जो है ना, ये वाही जो है, ये तखल्लुस है किनका? रजा नकवी साहब का ये वाही है तखल्लुस। और ये किनके कहने पर? सुहेल अजीम आबादी के कहने पर इन्होंने अपना तखल्लुस वाही रखा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है जी, याद रखिए इसको कि रजा नकवी वाही साहब ने किनके कहने पर अपना तखल्लुस वाही रखा था? तो सुहेल अजीम आबादी के कहने पर। याद रहेगा क्या? सुहेल अजीम आबादी के कहने पर उन्होंने क्या रखा था?
तखल्लुस वाही रखा था। याद रखिए, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप, बस ज्यादा नहीं लूंगा आपका समय, वक्त 10 से 15 मिनट, बस इसका ध्यान रखें। हमें इतना ही देर में हमें पढ़ना है, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी जो पैदाइश है, ये सीवान जिला बिहार में एक जिला है। जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं उसी राज्य में एक जिला है सीवान। सीवान जिले में इनकी पैदाइश होती है 1914 ईस्वी में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था स्टार्ट 1914 में, तो उसी साल इनकी पैदाइश होती है। जिस साल प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था उसी साल 1914 ईस्वी में 17 जनवरी को, स्टार्टिंग बिल्कुल पहले महीने में ही 17 जनवरी 17 जनवरी 1914 में इनकी पैदाइश किनकी? रजा नकवी वाही साहब की। याद हुआ 1914। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में स्टार्ट, और 1914 में ही इनकी पैदाइश है। कब? 17 जनवरी को। कहां पर? सीवान जिले में। याद हुआ? याद कराना मेरा काम, बस ध्यान से आप पढ़ें, थोड़ी देर 10 से 15 मिनट बहुत है। चलिए, उसके बाद इनके जो वालिद मोहतरम थे, इनके जो जिसको आप बाप कहते हैं, इनके वालिद मोहतरम सैयद जहूर हुसैन। क्या नाम था इनका? सैयद जहूर हुसैन साहब इनके वालिद मोहतरम का नाम था। और इनकी वालदा मोहतरमा का नाम अगर जानना चाहते हैं, खैरुन्निसा। क्या था? मोहम्मद सैयद जहूर हुसैन और खैरुन्निसा, ये माँ बाप थे किनके? रजा नकवी वाही साहब के। जी हाँ, क्या? सैयद जहूर हुसैन, और इनकी जो वालदा मोहतरमा थी उनका नाम था खैरुन्निसा। जी हाँ। अब उसके बाद बात करते हैं इनके जो, जब बड़े हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, तो अरबी फारसी की तालीम, चूंकि इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग, इस्लामिक मजहब के अकॉर्डिंग, सबसे पहले कोई आदमी अगर चाहता है कि मेरा बच्चा दीन की तालीम हासिल कर ले तो अरबी पढ़ाता है, वो कुरान शरीफ पढ़ाते हैं ना भाई। हम लोग हर घर में चाहता है ना। कुछ अलग घर हैं जो मॉडर्न बनाना चाहते हैं, लेकिन दीनी माहौल में अगर कोई जी रहा हो तो सोचता है कि पहले अपने बच्चों को अरबी की तालीम दें। तो उसी में ये खैरुन्निसा, ये सैयद जहूर हुसैन साहब ने अपने साहबजादे यानी रजा नकवी साहब को अरबी फारसी की तालीम दिलाने की कोशिश की। और इनको सबसे पहला शागिर्द की जगह किनको दिया गया? मौलवी अब्दुल आइनुल खुदा समर। आइनुल खुदा समर साहब यही उस्ताद थे इनके पहले। इनके जो वालिद मोहतरम थे, इन्हीं के सुपुर्द कर दिया था कि आप इन्हें अरबी पढ़ाएं। जी हाँ, अरबी और उर्दू फारसी पढ़ाएं। कौन? मौलवी आइनुल खुदा समर साहब थे। इनका तो पूछता है कभी कभी कि रजा नकवी वाही साहब के अरबी फारसी के उस्ताद कौन थे। तो इतना जब अंदर जाना पड़ेगा, कब? जब पढ़ेंगे तब तो समझ पाएंगे आप। जब तक थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे आपका ऑब्जेक्टिव भी नहीं बन पाएगा। इसलिए थ्योरी आप एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, आपका ऑब्जेक्टिव भागा फिरेगा अपने आप। लेकिन अगर आप 400-500 ऑब्जेक्टिव भी याद करेंगे ना, तो फिर में भी हो सकता है इम्पॉसिबल, एक भी ना टकरा है आपको। लेकिन जब थ्योरी पढ़ लेंगे आप एक एक करके, तो आना ही आना है, कहां से पूछेगा सवालात। जी हाँ। तो मौलवी आइनुल खुदा समर साहब इनके फारसी और अरबी के उस्ताद मोहतरम थे। किनके? रजा नकवी वाही साहब के। उसके बाद आइए, अब शुरुआत होती है इनके, चूंकि बड़े हो गए तो अब इनकी अदबी जिंदगी का सफर आगाज होता है। जी हाँ, 1928 में, 1928 में क्या होता है वो देखिए। 1928 में क्या होता है? इनकी अदबी जिंदगी, यानी अपना कदम रखते हैं अदबी जिंदगी में, कलमी जिंदगी में अपना, अब ये अपना कदम जमाना चाह रहे हैं। कब से? 1928 से। क्वेश्चन पूछता है कि रजा नकवी वाही साहब जो है अदबी जिंदगी में किस सन से शुरुआत किए? तो 1928 से, 1928 से, ध्यान रखिएगा। जी हाँ। उसके बाद है 1936। 28 के बाद 5-6 साल लिया इन्होंने, इनको समझने में लगा, जी परखने में लगा, और 1936 में ये स्टार्ट किए लिखना, तख्लीकात करना शुरू किया, लिखना बनाना शुरू किया इन्होंने। कौन? रजा नकवी वाही साहब ने। अब आइए, अब 1937 में, 1928, 1936, 1937 बिल्कुल हेराडिकली में है। आपको आसान तरीके से मैं समझा पा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो। 1928 में क्या हुआ? अदबी जिंदगी का आगाज किया इन्होंने। और 1936 में क्या होता है कि तख्लीकात शुरू किया, यानी कि वो लिखना स्टार्ट किया अपनी जिंदगी का। ठीक है। और 1937 में
1937 में क्या होता है कि बिहार कानून असेंबली में नौकरी मिल गई इनको। ये नौकरी भी करते थे और अरबी दुनिया में अपना कदम भी जमा आजमा रहे थे। जी हाँ, तो 1937 में क्या होता है कि इनको बिहार कानून साज असेंबली में नौकरी मिल गई। ध्यान सुनिएगा, 1937 में। और 1938 में क्या होता है कि ये शादी कर लेते हैं। चूंकि एक कामयाब इंसान हो गए, तो जब कामयाब हो गए तो हर इंसान चाहता है कि आप मैं अपना घर बसाऊं, है ना। तो रजा नकवी वाही साहब जो है, इन्होंने भी 1937 में जब ये कानून असेंबली असेंबली में नौकरी मिल गई इनको, उसके बाद 1938 में 1938 में इन्होंने क्या किया, शादी कर ली। किससे की शादी? शाकिरा खातून से। याद रखिए इसको। पूछता है कि रजा नकवी वाही साहब की मोहतरमा यानी बीवी का नाम क्या था? शाकिरा खातून। याद रखिए, मैंने आपको वालिद का नाम बता दिया है, मैंने आपको वालदा का नाम बता दिया है, मैंने आपको उनकी बीवी का नाम बता दिया है, और किस सन में स्टार्ट किया था जिंदगी में मैंने वो बता दिया आपको। अब आइए 1938 के बाद 1985 में आइए। अब 28 हो गया, 36 हो गया, 37 हो गया, 38 हो गया, अब 50 में आइए। अब 50 में क्या होता है, जराफत के मैदान में दाखिल हुए। अब यहां से इनकी शुरुआत होती है। जिस चीज को वो कई सालों से बना रहे थे, तो उसकी मेहनत रंग लाई, और फिर जाकर के जराफत के मैदान में, हंसी मजाक की दुनिया में एक से एक नज्म लिखा इन्होंने जबरदस्त तरीके से, और बहुत मशहूर हुआ, बहुत मशहूर हुआ। इतना ऐसे नहीं किसी का नाम अरबी दुनिया में किताब में छपाओ भाई, बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं, वो कोई भी हो। जी हाँ, तो 1950 में क्या हुआ, जराफत के मैदान में कूद पड़े। जैसे ही जराफत के मैदान में कूदे, एक से एक नज्म देना शुरू किया उर्दू की दुनिया में। क्या दिया वो सुनिए, देखिए। नश्तर व मरहम, नश्तर व मरहम क्या दिया उन्होंने? नश्तर व मरहम। याद रखिए, बोलिए मेरे साथ, नश्तर व मरहम किसकी लिखी हुई? रजा नकवी वाही साहब की। आइए उसके बाद तंज तबस्सुम। क्या है? तंज तबस्सुम। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोई नहीं, अगर आप 4-5 बार पढ़ लेंगे ना तो आसान तरीके से याद हो जाएगा आपको। क्या है? नश्तर व मरहम एक, दूसरा है तंज तबस्सुम दो, कलाम नर्म नाजुक, कलाम नर्म नाजुक तीन, मता वाही चार, शेरिस्तान वाही पांच, ध्यान रहेगा ना, मंजूमात वाही। थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा बोलने में डिफिकल्ट है, लेकिन आप 3-4 बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको आसान तरीके से याद हो जाएगा, जहन में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। बोलिए एक बार आप, नश्तर व मरहम। नश्तर व मरहम क्या है? नश्तर व मरहम। तंज तबस्सुम, तंज तबस्सुम। उसके बाद है कलाम नर्म नाजुक। क्या है? कलाम नर्म नाजुक। उसके बाद है मता वाही। क्या है? मता वाही। उसके बाद है शेरिस्तान वाही। वाही लगा होगा तो पता ही है, आपको पता चल जाएगा, है ना। मता वाही, शेरिस्तान वाही, और एक मंजूमात वाही। ये वाही 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 तीन तो बहुत आसान है, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। अगर याद नहीं भी होगा तो आप लॉजिकली समझ जाएंगे कि ये उसी का है। लेकिन अगला जो तीन है, ये नश्तर व मरहम, तंज तबस्सुम और कलाम नर्म नाजुक, ये किसकी लिखी हुई है? ये आपकी लिखी हुई है रजा नकवी वाही साहब की। और ये एक और है, नाम बनाम। ये नाम बनाम क्या है? नाम बनाम मजाहिया खतूत का मजमुआ है। कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो आपको बिलीव नहीं होता है कि ये पूछ सकता है। आप इग्नोर करते, चलो हटाओ नहीं पढ़ना यार, ये सब थोड़ी पूछेगा। लेकिन नहीं, आपको अगर एग्जाम में निकलना है, एग्जाम को निकालना है अगर, तो फिर आपको एक एक लाइन को परखना पड़ेगा, एक एक लाइन में से क्वेश्चंस को निकालना पड़ेगा। जी हां, तब जाकर के आप दूध को ना दही बनाना पड़ेगा, मक्खन बनाना पड़ेगा पूरा निचोड़ करके, तब जाकर के दही दिखता है, दही मक्खन खाने में टेस्ट लगता है। जी ऐसे नहीं है। चलिए उसके बाद है नाम बनाम। ये क्या है? ये खतूत का मजमुआ है। किसका? रजा नकवी वाही साहब का। एक ही है, नाम बनाम, याद रहेगा। चलिए अब ये साहब जो है 1914 में से पैदा हुए, इसका मतलब इंतकाल भी हो ही गए होंगे। कहां 1914 हो गया जी, 2002 में। लीजिए भाई, 2002 में इनका इंतकाल हो गया। कहां? पटना में।
पैदाइश कहां हुई थी? सीवान जिला में। इंतकाल कहां हो रहा है? पटना जिला में। किन की? रजा नकवी वाही साहब की। पैदाइश कहां है? सीवान में। इंतकाल कहां हो गए? पटना जिला में। कब हुए? 2002 में। पैदा कब हुए? 1914 में। क्लियर? दैट्स ऑल। चलिए, ये आपका, अच्छा इसके कुछ नज़में हैं। ये तो आपको मैंने कहा कि ज़राफत के मैदान में दाखिल हुए और ये सब नज़्म है। इस नज़्म के अलावा कुछ और नज़्म मैं आपको बता रहा हूं उनका, जो बहुत मशहूर मारूफ है। देखिए, नज़्में हैं नया हाथी। क्या है? नया हाथी मरने के बाद। नया हाथी मरने के बाद। नया हाथी मरने के बाद किसकी? रजा नकवी वाही साहब की है। क्या? नया हाथी मरने के बाद। ए मेरी जेर पाई, ए मेरी जेर पाई, लैला करप्शन, लैला एक करप्शन, लैला एक करप्शन है। क्या है? लैला एक करप्शन है। और एक नक्काद और एक मुहक्किक। नक्काद, मुहक्किक, ये सब थोड़ा इंटरनल क्वेश्चंस हैं, बहुत अंदर से है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना, जब लाइन बाय लाइन, तो आपको सामने आ जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं, हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं। यही नहीं हारना है, जब नहीं हारेंगे आप तब बाजी जीत लेता है कोई। जी हाँ, चलिए, क्या है? नया हाथी मरने के बाद, ए मेरी जेर पाई, लैला करप्शन, नक्काद और मुहक्किक। ये 4-5 जो नज्म है ना, बहुत जबरदस्त नज्म है। किसका? रजा नकवी वाही साहब का। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा देर बात करते हैं, ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लूंगा मैं आपका। और ये देख रहे हैं आप, लाइन से लिखा हुआ है, यहां से मैंने स्टार्ट किया है और यहां मैंने खत्म किया है। इस लाइन को आपको याद कर लीजिए, कम से कम 7 से 8 नज्म जो है इसके अंदर है। और किसकी लिखी हुई है? आलोक धनवा की लिखी हुई है। चलिए मैं दिखाता हूं आपको। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है बहुत ही माकूल बात लिखी हुई है। देखिए, आलोक धनवा मुंगेर जिला में पैदा हुए। अभी मैंने कहा कि रजा नकवी साहब कहां पैदा हुए थे? सीवान जिला में। और ये आलोक धनवा कहां पैदा हुए? मुंगेर जिला में। ये पैदा हुए थे 1914 में, 1914 में। और ये कब पैदा हो रहे हैं? 1948 में, यानी इनके बाद की पैदाइश है ना जी। 1914 वहां था और यहाँ 1948 ईस्वी, वो सीवान और ये मुंगेर। चलिए अब देखिए, बिल्कुल गौर सुनिएगा। बरनों की बेटियां सफेद रात को कुछ भागी हुई लड़की के साथ। एकदम आसान है, आप एक लाइन याद कर लें, 5-7 आपको नज्म याद हो जाएगा। ये किसकी लिखी? एक लाइन में, बरनों की बेटियां सफेद रात को कुछ भागी हुई लड़कियों के साथ पेंटिंग, पतंग और गोली दागो पोस्टर लिए जनता का आदमी कपड़ों के जूते पहने हुए सामने आई। इस लाइन को आप याद कर लें। क्या? बरनों की बेटियां सफेद रात को, एक हो गया बरनों की बेटियां, ये भी नज़म है आलोक धनवा की लिखी हुई। ठीक है, चलिए, सफेद रात, ये भी आपके निसाब में ही है। सफेद रात किसकी लिखी हुई? आलोक धनवा की। बरनों की बेटियां सफेद रात को, 2 हो गया जी। कुछ भीगी हुई लड़कियां, कुछ क्या है? भीगी हुई लड़कियां, ये 3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये 3 हो गया। याद रखिए इसको। देखिए मैंने क्या कहा? एक मैंने कहा बरनों की बेटियां, मैंने कहा सफेद रात, मैंने कहा भागी हुई लड़कियां, है ना। फिर मैंने कहा पतंग और गोली दागो पोस्टर। उसके बाद मैंने कहा जनता का आदमी कपड़े के जूते। ये दिख रहे हैं आप? कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप 2 लाइन को याद कर लेते हैं तो 8 आपका नज़म याद हो जाएगा। देखिए कैसे? बरनों की बेटियां सफेद रात को कुछ भागी हुई लड़कियों के साथ। बरनों की बेटियां सफेद रात को कुछ भागी हुई लड़कियों के साथ पतंग और गोली पोस्टर, गोली दागो पोस्टर, पतंग और गोली दागो पोस्टर लिए जनता का आदमी कपड़ों के जूते पहने हुए सामने आई। आसान है ना? एक क्या है? बरनों की बेटियां, नज़म हो गया। सफेद रात 2 हो गया। भागी हुई लड़कियां 3 हो गया। ये पतंग 4 हो गया। और गोली दागो पोस्टर 5 हो गया। और जनता का आदमी 6 हो गया।
और कपड़ों के जूते 6 और 7 हो गया। ये नज्म जो है ना इन्हीं की लिखी हुई है, आलोक धर्मा की, है ना आसान। इसको कोई भी चीज को बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको आसान करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका अपनाना चाहिए। तो मैंने ये एक तरीका अपनाया और आपको आसानी के लिए मैंने ये 7 नज्म एक साथ आपको याद हो जाए। आप ये चंद लाइनें हैं, 3 लाइन है, थोड़ा सा आप उसको याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान तरीके से ये नज्म याद हो जाएगा। ऐसे ये क्या बोलते, पतंग, गोली दागो पोस्टर, जी पतंग, अब कपड़ों के जूते, जनता का आदमी, ये भागी हुई लड़की, बरनों की बेटियां, सफेद रात, ये सब जब आपके सामने आ जाएगा तो मुझे उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आप इस लाइन को याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब इनका एक शेरी मजमुआ है पहला, उनके बारे में जानते हैं कि इनका पहले शेरी मजमुआ कौन सा है। देखिए, दुनिया रोज बनती है, दुनिया रोज बनती है, क्या है? दुनिया रोज बनती है। ध्यान रखिए, दुनिया रोज बनती है, बनाने वाला खुदा है। दुनिया रोज बनती है, संवरती है। ये तो बस इस बात में सच्चाई भी है कि हर सुबह होने के बाद एक नई दुनिया, नए जोश, नए उमंग से हर कोई उठता है। हर एक इंसान दुनिया में जितनी भी जानदार है, जब नींद खुलती है तो नए जोश, नए तरन्नुम, नए जलवा के साथ वो अपने आप को, काम को आगे बढ़ाना चाहता है। तो क्या है, दुनिया रोज बनती है 1998 में, 1998 ईस्वी में इनका शाया हुआ था। किनका? यही आलोक धनवा की लिखी हुई ये पहला शेरी मजमुआ है इनका, दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है किसकी? आलोक धनवा की लिखी हुई है। उसके बाद है, ये मैंने कहा आपको कि ये गोली दागो पोस्टर और जनता का आदमी, ये दोनों जो है ना एक साथ शाया हुआ था 1972 ईस्वी में। और इस दोनों के अंदर इनका जो है ना ये आलोक धनमा, इनके अंदर समाजी और पॉलिटिकली, सियासी, दोनों चीजें बहुत कूट कूट के भरी हुई थी। और जब भी ये अपने आप को सामने आते थे तो समाजी और पॉलिटिकली दोनों, जो सियासी जिसको बोलते हैं, दोनों तरीके से इन्होंने अपने आप को, जब भी ये नज्म निकाला, जब भी नज्म निगार, नज्म की तखलीक की इन्होंने, तो ये क्या किया, ज्यादातर फोकस ये सियासी पर दिया इन्होंने और समाजी हालात पर दिया इन्होंने। जी हाँ, इसीलिए ये कामयाब भी हुए। और यही दो नज्म जो है, जनता का आदमी और गोली दागो पोस्टर, ये दोनों जो है क्या है, सियासी और समाजी दोनों के लिए जो एक बोलते हैं ना कि सुबह का किरण बनकर उभरना, ये उभरे थे। कौन? आलोक धनमा। ये ध्यान रहेगा, मेरे ख्याल से आपको ये चीजें याद हो गई होंगी कि बरनों की बेटियां सफेद रात को कुछ भागी हुई लड़कियों के साथ पतंग और गोली दागो पोस्टर लिए जनता का आदमी कपड़ों के जूते पहने हुए सामने आई। इसमें 7 नज्म है, आप इसको याद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का ये दोनों नज्म निगार बहुत बेहतर लगे होंगे और आसान तरीके से मैंने पढ़ाने की आपको पूरी कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर याद हुआ होगा, और अगर याद नहीं हुआ है तो एक आध बार और सुन लेंगे अगर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप स्टेट की पढ़ाई कर रहे हो या 12th क्लास के सेंटर पर स्टूडेंट होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है आपको इस वीडियो में। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।